हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज आपका चैप्टर नंबर 37 हम लोग कवर करेंगे। चलिए ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के सदान। तो ये जो सेक्शन है आपका झारखंड की कला संस्कृति के अंतर्गत, इससे पहले हम लोग जनजातियों का सामान्य परिचय और जितनी भी झारखंड के 33 जनजातियाँ उसका हम लोग एक एक करके बहुत ही ढंग से लाइन बाय लाइन पूरी उनकी डिटेल्स हम लोग पढ़े हैं। तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। और आप लोग का डिमांड था कि उस सारे को मर्ज करके एक मैराथन सेशन कर दूं, तो बहुत जल्द आपको वो भी मिल जाएगा और आगे कंटिन्यू रहेगा सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का। आप ही लोग का डिमांड है जल्दी करवाने के लिए। तो ये 37 नंबर है, तो चलिए देखते हैं इसमें कितना कवर हो पाता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा कवर करने का। तो इस चैप्टर में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड के सदान। तो देखिए झारखंड सदान का क्या है मतलब। तो झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासियों को सदान कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि सदान कहते किसको हैं। तो देखिए गैर जनजातीय मूल निवासी, वैसे जनजातीय मतलब वैसे लोग जो मूल निवासी हैं पर जनजातीय नहीं है, गैर जनजातीय है। झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को आदिवासियों द्वारा दीकू कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि दीकू का क्या अर्थ होता है, नोट में दिया गया है। तो देखिए झारखंड की कुल जनसंख्या में इनका हिस्सा लगभग 60% है। किनका? तो यही गैर जनजातीय मूल निवासियों का। झारखंड की चीक बड़ाइक करमाली एवं किसान जनजाति स्वयं को सदान मानते हैं। तो देखिए इसमें चीक बड़ाइक करमाली और किसान जो है खुद को सदान मानते हैं। इनकी भाषा को सदानी या सादरी कहा जाता है। ये लोग खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, करमाली आदि भाषा बोलते हैं। सिंपल सा है। और ये प्रश्न देखिए पूछा गया है कि सदानों का मुख्य पेशा क्या है। तो सदानों का मुख्य पेशा जो आपका है वो आपका कृषि कार्य है, ध्यान रखिएगा। और फिर है भोजन हेतु सदान मुख्य रूप से चावल, मक्का, दलहन, मड़ुआ आदि का प्रयोग करते हैं। तो जो ये कॉमन फूड है चावल, मक्का, दाल, ये तो सभी लोग जनरली उपयोग करते हैं। तो यही इनका मुख्य भोजन हेतु क्या बोलते हैं, मुख्य अनाज है ये। चलिए धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं को सदान कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं को सदान कहा जा सकता है और प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य हैं, ध्यान रखिएगा। धार्मिक रूप से हिंदू और प्रजातीय दृष्टि से आर्य। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने सदानों को दीकू, बाहरी के नाम से पुकारा। तो जो सदानों कैसे बोले, दीकू, दीकू का अर्थ होता है बाहरी, ताकि आदिवासियों को दिग्भ्रमित कर उन्हें सदानों के विरुद्ध किया जा सके। तो देखिए ये उनकी फूट डालो राज करो वाली नीति थी कि सदानों को दीकू यानी बाहरी करके बुलाया जाता था, ताकि यहाँ के जो आदिवासी थे इनको दिग्भ्रमित किया जाए और उन्हें लगे कि ये दूसरे लोग हैं। तो दोनों आपस में लड़वाने का काम अंग्रेजों ने किया था। चलिए फिर देखिए आगे क्या है। इसमें जातिगत दृष्टि से सदानों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। जातिगत दृष्टि से कितने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले भाग में ऐसे सदानों को रखा जा सकता है जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं। पहला भाग में कौन है? जो झारखंड के अन्य हिस्सों मतलब झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में निवास करते हैं। जैसे देखिए कौन हो गया, ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, भूमियार हो गए, माली हो गए, कुम्हार हो गए, कुर्मी हो गए, बनिया हो गए, सोनार हो गए, ठाकुर आदि। दूसरे भाग में कौन होंगे? तो ऐसे सदानों को रखा जा सकता है जो केवल झारखंड में ही निवास करते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो पहला वैसे सदान हो गए जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी निवास करते हैं। कौन कौन से होंगे, कौन कौन से हैं? तो ये यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। और फिर दूसरे भाग में कौन से होंगे? जो सिर्फ झारखंड में, केवल झारखंड में निवास करते हैं। जैसे बड़ाइक हो गए, देसावली हो गए, प्रमाणिक हो गए, भुइयाँ हो गए, पान, रौतिया, धानु, गोड़ाइत, पाइक, तांत्रिक, स्वासी, रक्सैल, लोहड़िया आदि। ये सब क्या है? ये सब है जो सिर्फ आपको झारखंड में मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा सदानों को 2 भागों में डिवीजन इस बेसिस पर किया गया है।
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सदान हैं जिनका मूल स्थान झारखंड ना होकर झारखंड से बाहर है। तो वो कौन है वो? जैसे गौड़ हो गया, जैसे गौड़ है गया, तिरहुतिया हो गया, अवधिया हो गया, कनौजिया या कनौजिया आदि। ये सब वो हो गया जो सदान है बट उनका मूल स्थान झारखंड नहीं है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। एक सेकंड, ठीक है चलिए। सदानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। जैनियों की ही भांति सदान सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करते तथा मांस मछली का सेवन भी नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। सदान लोग शिव, सूर्य एवं मनसा के उपासक हैं। कुछ सदान वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित है, ध्यान रखिएगा। जनरली सदान किसके उपासक हैं? तो शिव के हैं, सूर्य के हैं और मनसा के। और कुछ सदान जो है वैष्णव परंपरा को भी मानते हैं, मतलब उनसे प्रभावित है, मतलब उनसे उनको मानते हैं। नेक्स्ट है इसमें, इनमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ कुल देवी देवता की भी पूजा का प्रचलन है। तो भगवान की पूजा के साथ साथ किनकी पूजा का प्रचलन है? तो ध्यान रखिएगा, कुल देवी देवता का भी पूजा का प्रचलन है। अब आगे इसमें सदान महामारियों जैसे चेचक, हैजा आदि को देवी का प्रकोप मानते हैं तथा इससे बचने हेतु शीतला देवी की पूजा करते हैं। धार्मिक रूप से सदान सहिष्णु होते हैं। सदान लोग डायन, भूत, प्रेत तथा ओझा आदि में विश्वास करते हैं, ध्यान रखिएगा। सदानों की शारीरिक संरचना में आर्य, द्रविड़ तथा आस्ट्रिक तीनों में लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इनका रंग गोरा, सांवला तथा काला तीनों प्रकार का है। साथ ही इनकी लंबाई कैसी है? नाटी, मध्यम तथा अधिक तीनों है। मतलब कि अलग अलग वेराइटी, मतलब लोग हैं, वेराइटी मतलब उन टाइप है उनका। लंबा नाटे भी है, मध्यम भी है और अधिक लंबे भी हैं, ध्यान रखिएगा। सदान परंपरागत वस्त्रों का प्रयोग करते हैं जिनमें धोती, कुर्ता, गमछा, चादर आदि सम्मिलित है। सदानों के प्रमुख आभूषण पोला, कंगन, बिछिया, बुलाक, नथिया, बेशर, करण, कंटिका आदि है। सदान लोग मिट्टी का बर्तन, तो जैसे कौन सा? हड़िया, गगरी, चूका, ढकनी आदि का प्रयोग करते हैं। पीतल तथा कांसा के बर्तन का ये लोग समृद्धि का घोतक मानते हैं। सामूहिक भोज में सदानों द्वारा पत्तल तथा दोनों का प्रयोग किया जाता है। शिकार हेतु सदानों द्वारा जाल, बंसी डाक, पोलई, धनुष, तीर, तलवार, भाला, चोंगी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब शिकार हेतु जो औजार का उपयोग होता है। सदानों का समाज कैसा है? तो इनका भी समाज प्रीत सत्तात्मक है तथा यहाँ मातृ एवं प्रीत कुल में वैवाहिक संबंध वर्जित है। मतलब कि जो सगी संबंधी माता पिता दोनों तरफ से उनमें विवाह वर्जित है। सदानों द्वारा मुख्यतः होली, दिवाली, दशहरा, काली पूजा, मकर संक्रांति जैसे हिंदू त्योहारों तथा सोहराई, कर्मा, टूसू आदि आदिवासी त्यौहार मनाया जाता है। तो ये उनके सारे फेस्टिवल हो गए। सदानों के गांव में अखरा होती है, ध्यान रखिएगा। अखरा हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रैवल में। तो उसी प्रकार सदानों के गांव में भी अखरा होता है जिसमें किसी उत्सव समारोह पर लड़कियों द्वारा सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो उसमें देखिए कौन कौन सा नृत्य है? डोमकच है, झूमर है, घटवारी है, जामदा, चोकरा, संथाल नृत्य, राजपूत नृत्य आदि नृत्यों का प्रचलन सदान समाज में है। इसके अतिरिक्त गणेश नृत्य, कार्तिक नृत्य सदानों का शास्त्रीय नृत्य है। अब है आपका सदान तथा आदिवासी में अंतर। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर डिफरेंस क्या है सदान और आदिवासी में। तो देखिए सदान गैर जनजातीय मूल निवासी है, वहीं आदिवासी क्या है? जनजातीय मूल निवासी है। सदान समुदायी होते हैं, आदिवासी कबीलाई होते हैं। सदान अस्थायी स्वभाव के होते हैं, आदिवासी घुमंतु स्वभाव के होते हैं। कई सदान जनजाति के रूप में अनुसूचित हैं, कोई आदिवासी अनुसूचित नहीं है। कोई होना चाहिए यहाँ पे। तो ये था आपका सदानों के बारे में, जिसको कि हम लोग पढ़ लिए। तो ध्यान रखिएगा, मोटा मोटी जितने भी थे आपको यहाँ पे करवा दिया गया है। एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है प्रीवियस में। तो आगे हम लोग इसी सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा हो जाएगा।
तो इसी सेशन में हम लोग कवर कर लेते हैं जनजातियों के वस्त्र एवं आभूषण। 37 हम लोग पढ़ लिए, कौन सा 37 पढ़ लिए झारखंड सिद्धांत। तो अब 38 कर लेते हैं जनजातियों के वस्त्र आभूषण और खान पान, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है। JSSC आपका 14-15 दिया गया है, अक्टूबर 2023 डेट। और इसके अलावे आप लोग को बहुत जल्द ही JPSC का नोटिफिकेशन आने वाली है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा बहुत ही जल्द आपको, मैं डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन बस ध्यान रखिए कि JPSC आए इस साल ज़रूर से ज़रूर आएगा। बहुत डिले ऑलरेडी हो चुका है, सारी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, तो बस फाइनल बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा शुरू हो जाएगी। तो चलिए पढ़ते रहिए। अब हम लोग आगे करते हैं इसमें चैप्टर नंबर 38 जनजातियों के वस्त्र आभूषण और खान पान। तो पहला है संथाल। तो संथाल का वस्त्र देखिए क्या, काचा कुपनी, पढ़ान, पाटका, दगड़ी, लुंगी। खान पान देखते हैं, दिन में सामान्यतः 3 बार खाते हैं। तो बास्याक यानी जलपान यानी कि ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट उसको बास्याक बोलते हैं। दोपहर के समय यानी कि लंच को माजवान बोलते हैं, और रात का भोजन यानी कि डिनर को कदोक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मुख्य भोजन है दाका उरू यानी दाल भात एवं सब्जी, मड़ुए की दलिया, महुआ, कुर्थी दाल। आर्थिक रूप से कमजोर संथाल जोंडरा दाका यानी मकई की दलिया खाते हैं। इनमें हड़िया का प्रचलन है, जिसे चावल, मड़ुआ या कोदो से बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कैसे बनाया जाता है, चावल, मड़ुआ या कोदो से बनाया जाता है। ये हो गया संथाल के बारे में, खान पान वस्त्र के बारे में। और अब उरांव का देख लेते हैं। वस्त्र इनका पुरुषों के वस्त्र को तुलोड़, दुपट्टा, शरीर के ऊपरी भाग पर। केरिया त्यौहार के अवसर पर पहने जाने वाला विशेष वस्त्र, ध्यान रखिएगा केरिया क्या है, त्यौहार के अवसर पर पहनने वाला, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, पहने या पहनने वाला जो बोलिए जाने वाला विशेष वस्त्र है। महिलाओं के वस्त्र को पेरिया, तो ध्यान रखिएगा इसमें उराव में पुरुषों के वस्त्र को तुलोड़ और महिलाओं के वस्त्र को पेरिया, त्यौहार के अवसर पर पहने जाने वाला विशेष वस्त्र। पेरिया क्या है देख लीजिए, ये महिलाओं का वस्त्र है, तुलोड़ पुरुषों का वस्त्र है, ध्यान रखिए कम से कम इतना। खान पान में इनका मुख्य भोजन दाल भात है। इसके अलावा ये कंदमूल, मांस, मछली आदि का भी प्रयोग करते हैं। उराव जनजाति के लोग हड़िया तथा तंबाकू का भी सेवन करते हैं। मुंडा का देख लेते हैं। मुंडा पुरुषों के वस्त्र बटोई, पुरुषों के वस्त्र को क्या कहते हैं, बटोई, शरीर के निचले भाग में, और कमर धनी युवकों द्वारा कमर में लपेटा जाता है। भगवा विरुद्धों द्वारा प्रयुक्त। बरखी पिछाड़ी कमरा, ठंड में शीत से बचने हेतु प्रयुक्त कंबल। पगड़ी खरपा, चमड़े से निर्मित, पैरों में पहनने हेतु प्रयुक्त। और खटनही, काठ से निर्मित, पैरों पहनने हेतु प्रयुक्त। महिलाओं के पास देखिए क्या है, परिया, साड़ी की तरह होता है, और लहंगा खड़िया किशोरियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। मुंडा जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है, दाल भात है। आर्थिक रूप से कमजोर मुंडाओं द्वारा गोंदली, मड़ुआ और मकई का प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये लोग मांस, हड़िया व रानू का भी सेवन करते हैं। ये रानू क्या होता है, किसी को पता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। अब है खरवार। खरवार में पुरुष धोती, बंडी व सिर पर पगड़ी पहनते हैं तथा महिलाएं साड़ी पहनती हैं। इस जनजाति में बिरिजिया से में भी सुबह के खाने को लुकमा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। खरवार में सुबह के खाने को लुकमा, दोपहर के भोजन को कलेवा और रात के खाने को बियारी कहा जाता है। यानी कि ब्रेकफास्ट को लुकमा, लंच को कलेवा और डिनर को बियारी कहा जाता है। अब है चेरो। चेरो में क्या है, पुरुषों के वस्त्र शरीर के ऊपरी भाग को गंजी व कमीज तथा निचले भाग में धोती। महिलाओं के वस्त्र को झूला, शरीर के ऊपरी भाग में व साड़ी। बच्चे भगई तथा कमीज फ्रॉक पहनते हैं। खान पान इनका देख लीजिए। इनका प्रमुख भोजन दाल भात है, लगभग सभी का दाल भात है। चेरो जनजाति के लोग मड़ुआ, जिनोरा, सावा, कोदो आदि से निर्मित खाद्य पदार्थ का भी सेवन करते हैं। अब ये कोदो क्या है, इसके बारे में आप लोग को पता है तो बताइएगा। असुर देख लीजिए। असुर जनजाति के लोग दिन में सामान्यतः 2 बार भोजन करते हैं। लोलो घेटू जोमकू, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। लोलो घेटू और जोमेकू दिन का भोजन तथा छोटू जोमेकू रात का भोजन। तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको याद करना।
लोलो घोटू जमैकू दिन का भोजन और छोटू जमैकू रात का भोजन। इनके भोजन में कंदमूल, फल फूल, पीठा, खिचड़ी, मड़ुआ का लाटा, मक्के का घाटा, देखिए महुआ का लाटा और मक्के का घाटा आदि प्रमुख है। अब ये लाटा क्या होता है और मक्के का घाटा क्या होता है, आप लोगों में से किसी को पता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। इस जनजाति के लोग मुर्गा, भेड़, सुअर, हिरन आदि का मांस भी खाते हैं। अधिक आर्थिक रूप से कमजोर असुर महुआ, सखुआ के फूल व पत्तों का भी सेवन करते हैं। पेय पदार्थ के रूप में हड़िया व ताड़ी अत्यंत लोकप्रिय है। साथ ही खैनी, हुक्का तथा सखुआ के पत्ते से निर्मित तंबाकू यानी कि पिक्का का भी प्रयोग असुरों के द्वारा किया जाता है। हड़िया के दो प्रकार पाए जाते हैं, देख लीजिए हड़िया का भी दो प्रकार है। तो एक होता है बीरो हड़िया जिसको दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, और दूसरा है भरूनी हड़िया। भरूनी हड़िया, हड़िया को बोथा या छुरनई भी कहा जाता है, ध्यान रखें आप। बीरो हड़िया जो है दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है और भरूनी हड़िया इन जनरल यूज किया जाता है। अब है जनजाति में बेदिया। बेदिया का वस्त्र है, पुरुषों का परंपरागत वस्त्र केरिया का अच्छा भगवा है, जबकि महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी है, याद रखिएगा इसको। और पाचन भी एक है। बिरहोर में खान पान उलूथ बिरहोर, घुमंतु बिरहोर का प्रमुख खान पान कंदमूल, फल, मांस आदि है, जबकि जांघी बिरहोर यानी अस्थाई बिरहोर का समान खाद्य पदार्थ जैसे चावल, दाल, सब्जी आदि का सेवन करते हैं। अब है जनजातियों में प्रचलित प्रमुख आभूषण, पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए अंग है और आभूषण है, मतलब कि उसको कहाँ पे यूज करते हैं। तो बाल में यूज करते हैं खोक्सो, सुर्रा, खोक्सो, उड़ू, झीका, चीरो, चिल्पो, खोखरी, बेरा। बेरा जो है पुरुष के लिए। अब सिर में कलगा, मोरपंख, टीका, जिनतो यानी कि सिलपट और बंडो पगड़ी, ये पुरुष के लिए है। फिर है ललाट। ललाट पे पटवारी। कान पे देखिए तरकी, कर्णफूल, लवंग फूल, पानरा, तरकुला, बीडियो, ठिप्पी, पीपरपत्ता, तरपत, कुंडल, पुरुष के लिए। नाक में नथ, नथुनी, छुच्छी, मकड़ी। तो देखिए नथ, नथुनी, छुच्छी तो आप लोगों को पता होगा, मकड़ी भी ध्यान रखिएगा नाक के लिए है। गला है, गला में हंसुली, बेरनी, चंदवा, हिसिर, सकड़ी, ठोसा, खंभिया, पुन, भुड़िया, सिकड़ी, ताबीज। ताबीज पुरुष ये हो गया। तो इस तरह के आभूषण आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए। बाह में देखिए खागा हो गया और तार साकोम हो गया। हाथ में कौन सा हो गया, शाखा, झुटिया, घुघुर, सिल्ली, बकाइल, राली, लहठी। साकोम, झुटिया, बिटेरिया, टिटोर, पुरुष के लिए। कमर में कमरधनी, तो सिंपल सा याद रहेगा आपको। पैर में बिटरिया, बांक बाकी, और अन्य में शांगा, गोदना को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका 38 नंबर चैप्टर जनजातियों के वस्त्र आभूषण हो गया। अब हम लोग इसी में और आगे कवर कर लेते हैं 39 नंबर, झारखंड के प्रमुख किले और राज प्रसाद। तो इसको भी चलिए कवरिंग कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर छोटा छोटा सेशन करके बहुत ही ज़्यादा वीडियो हो जा रहा है। तो किला देखिए, और पलामू किला अवस्थित कहाँ है, लातेहार में है, ध्यान रखिएगा। पलामू किला अब लातेहार में है। विशेषता इसकी क्या है देख लीजिए। यह किला लातेहार जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर है। तो सबसे बड़ा इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि किस नदी के तट पे है, तो ध्यान रखें इसको, औरंगा नदी के तट पे है। इसका निर्माण चेरोवंशी शासकों द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पलामू किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो चेरोवंशी शासकों द्वारा कराया गया था, और 1619 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे अब इसमें दिया गया है
कि यहाँ 2 किले अवस्थित हैं, जिसमें पुराने किले का निर्माण चेरोवंशी शासक प्रताप राय ने करवाया था, जो शाहजहाँ के समकालीन था, तथा नए किले का निर्माण राजा मेदिनी राय। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पलामू किला 2 तरीके का है, एक है न्यू, एक है ओल्ड। ठीक, तो देखिए पुराने किले का है, यानी कि ओल्ड का किसने करवाया था, तो ओल्ड का ध्यान रखिएगा प्रताप राय ने करवाया था, पीआर ने करवाया था। और आपका नए किले का निर्माण एमआर ने करवाया था, मेदिनी राय ने। तो ध्यान रखिएगा न्यू एमआर के द्वारा, ओल्ड पीआर के द्वारा। आपको जैसे याद करना है कीजिए, बट आपको इसको भूलना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी ध्यान में रखिएगा प्रताप राय किसके समकालीन था, तो शाहजहाँ का। प्रताप राय किसके समकालीन था, तो शाहजहाँ के समकालीन था। जो औरंगजेब, ये मेदिनी राय, ये न्यू वाला, वो किसके समय का था, तो औरंगजेब के समय का था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेदिनी राय किसके समकालीन थे, तो औरंगजेब के समकालीन। ध्यान रखिएगा, हो गया। इसको ध्यान में पलामू किला 2, एक न्यू ओल्ड, न्यू को एमआर मतलब कि मेदिनी राय किसके समकालीन, तो औरंगजेब के समकालीन। ओल्ड किसके द्वारा, तो ओल्ड कराया गया प्रताप राय, किसके समकालीन, तो शाहजहाँ। इस तरीके से इसमें आपको याद रखना है। चलिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये चेरोवंशी शासक थे प्रताप राय, शाहजहाँ, मेदिनी राय, औरंगजेब के समकालीन। ये और ये ध्यान में रखना, औरंगा नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें नए किले में 40 फीट ऊंचा व 15 फीट चौड़ा एक आकर्षक दरवाजा है, जिसे नागपुरी दरवाजा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि नागपुरी दरवाजा किसे कहते हैं, तो यही पलामू किला में एक दरवाजा है किले जो 40 फीट ऊंचा है और 15 फीट चौड़ा है। ध्यान रखिएगा 40 फीट ऊंचा और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। 40 फीट ये हो गया और 15 फीट उसकी चौड़ाई हो गई। उसी को नागपुरी दरवाजा कहा जाता है। नागपुरी दरवाजे का निर्माण दोयसा से लाए गए पत्थरों से किया गया है। तो ध्यान रखिएगा पत्थरों से किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ये दरवाजा को लकड़ी से नहीं बल्कि पत्थरों से, और पत्थर को कहाँ से लाया गया, तो दोयसा से। इस दरवाजे के पिलर पर के शिलालेख अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा में लिखित हैं। पलामू किले में एक 3 गुंबदों वाला मस्जिद स्थित है, जिसका निर्माण सन 1661 ईस्वी में दाऊद खान ने करवाया था। ध्यान रखिएगा पलामू किले में 3 गुंबद वाला एक मस्जिद है। पूछ सकता है ये क्वेश्चन, क्या है, 3 गुंबदों वाला एक मस्जिद है जिसका निर्माण सन 1661 में दाऊद खान ने करवाया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब है आपका विश्रामपुर का किला, अवस्थित कहाँ, पलामू में है। ध्यान रखिएगा पलामू किला कहाँ था, लातेहार में। विशेषता इसकी क्या है, इसका निर्माण चेरोवंशी शासक राजा तड़वन द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखिएगा विश्रामपुर किला का निर्माण किसके द्वारा, तो राजा तड़वन के द्वारा। इस किले के निर्माण में लगभग 9 वर्ष का समय लगा था। इस किले के पास एक मंदिर भी निर्मित है। अब है रोहिल्लो का किला, कहाँ है इसका, पलामू में है, अलीनगर जपला। इसका निर्माण रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खान ने कराया था। इस किले की आकृति त्रिभुजाकार है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कि रोहिल्लो का किला का आकृति कैसा है, तो त्रिभुजाकार है, मतलब जस्ट लाइक इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका चैनपुर का किला, अवस्थित कहाँ है, मेदिनीनगर पलामू में। इसका निर्माण पूरनमल के वंशधरों ने कराया था। यह कोयल नदी के तट पर अवस्थित है। इस किले में चैनपुर बंगला नामक एक नए स्मारक का निर्माण कराया गया है। फिर है आपका शाहपुर का किला, पलामू में है। यह मुगल कालीन स्थापत्य का उदाहरण है। इसका निर्माण गोपाल राय शाहपुर का किला जीपी के द्वारा करवाया गया, यानी सॉरी जीआर के द्वारा, गोपाल राय के द्वारा 1772 में कराया गया था। अब है नारायणपुर का किला, नावागढ़ लातेहार में। इसका निर्माण चेरोवंशी शासक भागवत राय के लेखपाल जाज दास के द्वारा कराया गया था। ध्यान रखिएगा। फिर है आपका आगे इसमें
पद्मा का किला, पद्मा कहाँ है? हजारीबाग में। यह किला राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे अवस्थित है। इसे राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, जो पद्मा का ये किला था उसको राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। फिर है बादम का किला, हजारीबाग में। इसका निर्माण रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह के द्वारा किया गया था और 1642 में राजा हेमंत सिंह ने यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान है। इचाक का किला, इचाक हजारीबाग में। इस किले का निर्माण राजा तेज सिंह द्वारा 1772 में अंग्रेजों द्वारा रामगढ़ पर हमला करने के बाद राजधानी हस्तांतरित करते समय बनवाया गया था। इस किले में 3 मंजिला महल निर्मित है, ध्यान रखिएगा इसको। अब है रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला कहाँ है? रामगढ़ में। इसका निर्माण राजा सबल राय, इंपॉर्टेंट है, राजा, एक सेकंड इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए देखिए किसके द्वारा? राजा सबल राय के द्वारा कराया गया था। इसकी बनावट मुगल शैली से प्रभावित है। अब है गढ़बांध किला, रामगढ़ में है। इस किले का निर्माण 1670 में रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी को बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया था। यह किला 1805 में राजा राम मोहन राय की रामगढ़ यात्रा का भी गवाह बना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें कि गढ़बांध किला जो है राजा राम मोहन राय की रामगढ़ यात्रा का भी गवाह बना। कुंडा का किला, कुंडा कहाँ है? चतरा में। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में चेरोवंशी राजा द्वारा कराया गया था। फिर है आपका त्रासगढ़ का किला, इंपॉर्टेंट है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में कतरास के शासकों द्वारा कराया गया था। यह किला धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड में कटनी नदी के तट पर है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, किस नदी के तट पे है कतरास का किला? तो कटनी नदी के तट पर स्थित है। अब है पंचकोट का किला, पंचेत पहाड़ धनबाद में है। यह किला धनबाद जिले में पंचेत पहाड़ पर स्थित है। इसका निर्माण गोवंशी शासक गोमुखी ने कराया था। इस किले की पट्टिकाओं पर इसका निर्माण 1600 ईस्वी में उत्कीर्ण है। यह किला 5 दीवारों कीटों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसका नाम पंचकोट का किला पड़ा है। अब है झरियागढ़ महल, धनबाद में है। झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी यही थी, जिसे बाद में कतरासगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था। रातू का किला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। रातू रांची में है। रातू के वर्तमान किले का निर्माण 1870 में नागवंशी राजा उदयनाथ शाहदेव ने कराया था। इस किले का निर्माण एक अंग्रेज कंपनी के ठेकेदार द्वारा किया गया था, जिसके कारण इस पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। तिलमी का किला कर्रा खूंटी में है। इसका निर्माण 1734 में अकबर के नामक एक नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से करवाया था। ध्यान रखिएगा, अकबर एक नागवंशी ठाकुर था, ना कि वो वाला अकबर। अब है पालकोट का राजमहल, गुमला में है। पालकोट नागवंशी शासक यदुनाथ शाह की राजधानी थी तथा यहीं पर इन्होंने इस महल का निर्माण कराया था। यह राजमहल राष्ट्रीय राजमार्ग 143 यानी कि NH-23 पर गुमला सिमडेगा मार्ग पर स्थित है। फिर अब नवरत्नगढ़ महल यानी दोयसा का किला, पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ है? गुमला में है। इसका निर्माण 1585 में नागवंशी राजा दुर्जन साल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, दुर्जन साल ने करवाया था। यहाँ एक 5 मंजिला भवन है जो कंगूरा शैली में दांतेदार परकोटो दीवारों से घिरा है। इसका महल में के प्रत्येक मंजिल पर 9 कमरे थे। इस भवन का विशेष आकर्षण इसका खजाना घर है। वर्तमान समय में इस महल में 3 मंजिल शेष हैं। इस किले का निर्माण चूना, सुर्खी एवं लाहौरी ईंटों से किया गया था। इस किले के अंदर शिव मंदिर व कपिलनाथ मंदिर है जैसे मंदिरों का निर्माण भी कराया गया था। इसे झारखंड का हम्पी, ये VVI कर लीजिए, इसको भी कहा जाता है। किसको झारखंड का हम्पी कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, दोसा किला या नवरत्नगढ़ का महल को। इस किले में खुदाई के दौरान हाल ही में राजा का खुफिया महल मिला है, जिसके बाद 2019 में इस किले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। तो ये मान के चलिए कि ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी रिसेंट में भी इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है, नेशनल हेरिटेज। फिर आपका नागफेनी का राजमहल सिसई गुमला में है। पुरातात्विक दृष्टि से इसके निर्माण के समय 1704 ईस्वी में ईस्वी अनुमानित है। इसके अवशिष्ट दीवारों पर एक आलेख है जिसके
पत्थर पर एक राजा और उसकी 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है। अब है जैतगढ़ का किला, पश्चिमी सिंहभूम में है, बैतरनी नदी किनारे अवस्थित है। इसका निर्माण पुरहाट नरेश काला अर्जुन सिंह, इंपॉर्टेंट है नाम, काला अर्जुन सिंह ने कराया था। फिर है जगन्नाथ का किला, पुरहाट का किला, पश्चिमी सिंहभूम। इस किले का निर्माण पुरहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह से कराया था। चकंदरपुर की राजवाड़ी, चकंदरपुर पश्चिमी सिंहभूम में है। इसका निर्माण राजा अर्जन सिंह ने पुत्र नरपति सिंह द्वारा 1910-20 की ईस्वी में बीच कराया था। इसका निर्माण राजमहल के ईंटों से कराया गया। राजा की पुत्री शशांक मंजी द्वारा इस किले का विक्रय कर दिया गया था। अब है किसानगढ़ का किला, किसानगढ़ पश्चिमी सिंहभूम। यह चाईबासा के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ इस किले का अवशेष एक टीले के रूप में मिला है। तेलियागढ़ किला, राजमहल पहाड़ी साहेबगंज में है, इंपॉर्टेंट है ये तेलियागढ़, ध्यान रखिएगा। इसे बंगाल का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गेटवे ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, तो तेलियागढ़ किला को। इस किले का निर्माण मुगल काल में एक तेली राजा ने कराया था, जिसे शाहजहां के समय में इस्लाम धर्म अपना लिया था। इस किले का उल्लेख चीनी यात्री हेनस्वांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ एवं फ्रांसिस बुकानन व कनिंघम ने भी अपनी यात्रा वृत्तांतों में किया है। इसके साथ ही आईने अकबरी तथा जहांगीरनामा में भी इस किले का उल्लेख मिलता है। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में गंगा नदी से सटे पहाड़ी पर काले पत्थरों से निर्मित बड़े बौद्ध विहार का उल्लेख किया है, जिसका संबंध तेलियागढ़ी क्षेत्र से ही स्थित है, क्षेत्र से ही है। तो ये देखिए आपका ये VVI कर लीजिए इसको भी, तेलियागढ़ किला काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हिस्टोरिकल फैक्ट तो आप दोबारा पढ़ लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब वही चीज़ को आपको मैप पे दिया है, तो मैं ये रिपीट नहीं करूँगा बल्कि आपको दिखा देता हूँ। आप इसको खुद से प्रयास कीजिए बनाने का, कॉपी पेस्ट कीजिए जो कीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इस तरह का ब्लैंक पेपर पे एक बार बनाइए कि गढ़वा में क्या क्या है, पलामू किला है, नारायणपुर किला है, चतरा में कुंडा का किला है। एक बार अगर आप खुद से बना दीजिएगा तो आपको अलग से याद करने का आवश्यकता नहीं रहेगा। आप फिगर बनाइए, वीडियो देखिए, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं। अब काफ़ी सेशन अच्छा खासा हो गया और इसके बाद वाले सेशन में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 40। तो आप प्रयास रहेगा आपको जल्दी जल्दी करवाने का। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट रहेगा, पढ़ते रहिए।